Hello everyone and I welcome you all to my channel Career Glow and Career Glow is always happy to help you in your competitive exams। तो जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि मैं हमेशा अपने क्लास की शुरुआत में बताती हूँ आपको कि DSSB का 2020 का 2022 का जो सीरीज़ है वो आपको मिल रहा है PRT स्पेशल, जिसके अंदर हम मेनली साइकोलॉजी को स्टडी करने वाले हैं और उसके अंदर आपको कुछ क्लासेस मिल भी गई होंगी। और आज जो हम लोग की क्लास का टॉपिक है दैट इज़ साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन, यानी कि साइकोलॉजी और बाकी डिसिप्लिन का क्या रोल है। जैसे कि साइकोलॉजी फिलोसफी से कैसे रिलेटेड है, साइकोलॉजी मेडिसिन से कैसे रिलेटेड है, साइकोलॉजी आपको म्यूज़िक में कैसे हेल्प करता है, आर्किटेक्चर में कैसे हेल्प करता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा बोरियत फील हो रही है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ये तो पढ़ाते भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको पढ़ो। क्यों? क्योंकि ये जितनी भी सीरीज़ होंगे, जितने भी टॉपिक्स होंगे, ये आपका फाउंडेशन सेट करेंगे आगे आने वाले टॉपिक्स में, क्योंकि आगे आने वाले टॉपिक्स और भी ज़्यादा हैवी होने वाले हैं, जिसके अंदर थ्योरीज ही थ्योरीज है। जैसे हम चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ने वाले हैं जो कि सीटेट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर आप सीटेट की भी तैयारी कर रहे हैं, उसके सीडीपी सेक्शन की तैयारी कर रहे हैं जो कि 30 मार्क्स का आता है, तो उसमें आपको ये पर्टिकुलर सीरीज़ हेल्प करेगा। साथ में अगर आप केवी की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी साइकोलॉजी आपको हेल्प करेगा। मैं फिर से एक ही चीज़ दोहराना चाहूँगी कि साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स तो अलग नहीं हो जाएंगे ना, इसलिए ये आपको उसमें हेल्प करेगा। क्लासेस आपको MWF में मिलती हैं और ये टॉपिक है आज का साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ये आपकी 7th क्लास है। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन्स, यानी कि जो साइकोलॉजी है उसका बाकी डिसिप्लिन्स के साथ कैसा रिश्ता है या कैसा रिलेशन है। मतलब साइकोलॉजी ना एक ऐसा सब्जेक्ट है जो उसके और भी ज़्यादा ब्रांचेस है। जैसे हमने पिछली क्लास में भी देखा था कि साइकोलॉजी की बहुत सारी ब्रांच है, वो बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, बिहेवियरल जो हम कहते हैं, या फिर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, फिर इन सब के साथ जुड़ी है। तो सिमिलरली साइकोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस है या वो बहुत सारे अदर डिसिप्लिन्स के साथ भी काम करता है। सो एनी डिसिप्लिन विच डील्स विथ पीपल, यानी कि हर वो डिसिप्लिन जो लोगों से डील करता है या लोगों को समझने की कोशिश करता है, वो वुड डेफिनेटली रिकॉग्नाइज द रेलिवेंस ऑफ द नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी। यानी कि आप किसी भी डिसिप्लिन को पढ़ रहे हो जिसके अंदर ह्यूमंस आ रहे हैं, जिसमें पीपल का स्टडी हो रहा है, तो साइकोलॉजी का रेलिवेंस उस सब्जेक्ट या उस डिसिप्लिन में होगा ही होगा। आपको साइकोलॉजी की नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। सिमिलरली साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो एक्नॉलेज द रेलिवेंस ऑफ अदर डिसिप्लिन्स। और जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं वो ये कोशिश करते हैं कि बाकी मतलब जितने भी अदर डिसिप्लिन हैं, मतलब ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ने के लिए वो साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो बाकी डिसिप्लिन से भी मदद लेते हैं। कहने का मतलब है कि साइकोलॉजी की मदद से आप बाकी कुछ डिसिप्लिन्स को भी स्टडी कर सकते हो, बाकी सब्जेक्ट्स को भी स्टडी कर सकते हो, एंड बाकी सब्जेक्ट्स की मदद से आप साइकोलॉजी के अंदर और भी चीज़ों को समझ सकते हो। तो मतलब ये एक ना इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, यानी कि एक सब्जेक्ट बहुत सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है या बहुत सारे सब्जेक्ट से कनेक्टेड है। सो बेसिकली साइकोलॉजी इज कनेक्टेड विद वेरियस सब्जेक्ट्स या वेरियस डिसिप्लिन। सो एनी डिसिप्लिन जो लोगों से डील करता है वो हमेशा साइकोलॉजी के नॉलेज को इम्पोर्टेंस देगा, definitely recognize the relevance of knowledge of psychology. Now similarly psychologists also acknowledge the relevance of other discipline, यानी कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो बाकी सब्जेक्ट्स के रेलिवेंस को भी समझते हैं इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर। मतलब अगर ह्यूमन बिहेवियर समझना है तो बाकी सब्जेक्ट्स को भी थोड़ा बहुत स्टडी करना पड़ेगा। दिस ट्रेंड हैज़ लेड टू द इमर्जेंस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। जो जितनी भी चीज़ें ऊपर लिखी हुई है वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका एक छोटा सा सिंपल सा मतलब है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। दैट इज़ वाई साइकोलॉजी इज़ रिलेटेड और कनेक्टेड विद अदर सब्जेक्ट्स। ठीक है, इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी की फील्ड में ये एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है जो बाकी सब्जेक्ट्स के साथ कनेक्टेड है। रिसर्चर एंड स्कॉलर्स इन साइंस, तो साइंस में जितने भी रिसर्चर एंड स्कॉलर्स हैं, सोशल साइंस में भी जितने रिसर्चर एंड स्कॉलर्स हैं, ह्यूमैनिटीज़ के अंदर हैव फेल्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। तो इन सभी को लगा कि साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट या डिसिप्लिन को हमने पढ़ा होना ज़रूरी है। यानी कि साइंस वाले हो गए, सोशल साइंस हो गया, ह्यूमैनिटीज़ हो गया, हमें साइकोलॉजी की सिग्निफिकेंस को समझना पड़ेगा, उसे पढ़ना पड़ेगा। सो दैट इज़ वाई जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो आपका इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो, कुछ ना कुछ जो भी इसका कुछ ना कुछ रिश्ता है, कनेक्शन है, वो साइकोलॉजी के साथ ज़रूर है। तो यहाँ पे लिखा है रिलेशनशिप ऑफ साइकोलॉजी विद अदर डिसिप्लिन्स, यानी कि साइकोलॉजी का बाकी सब्जेक्ट्स के साथ क्या रिलेशनशिप है। सो जैसे हमने
पिछली क्लास में बात की थी कि अगर हम बात करते हैं साइकोलॉजी की तो वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी से भी रिलेटेड है और बायोलॉजिकल साइकोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, ब्रेन, उसका कैसा फंक्शन है, कैसे एक्टिविटीज़ वो कर रहा है। सो इन स्टडिंग ब्रेन एंड बिहेवियर साइकोलॉजी शेयर्स इट्स नॉलेज विद न्यूरोलॉजी। यानी कि अगर आप जब साइकोलॉजी को पढ़ते हो उसके अंदर ब्रेन एंड इन सब चीज़ों का स्टडी कर रहे हो तो साइकोलॉजिस्ट जो है ना वो अपनी नॉलेज को न्यूरोलॉजिस्ट के साथ शेयर करता है, फिजियोलॉजिस्ट के साथ शेयर करता है, बायोलॉजी के साथ शेयर करता है, मेडिसिन के साथ शेयर करता है एंड कंप्यूटर साइंस के साथ भी अपनी नॉलेज को शेयर करता है। यानी कि साइकोलॉजी एक बहुत ही इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट या अप्रोच है जो इन सभी सब्जेक्ट्स के साथ रिलेटेड है, चाहे वो न्यूरोलॉजी हो क्योंकि उसमें हम न्यूरॉन्स की स्टडी करते हैं और न्यूरॉन्स किसकी बेसिक यूनिट होती है, ब्रेन की। तो जैसे हमारी पूरी बॉडी किससे मिलकर बनी है, सेल से, हमारा ब्रेन बहुत सारे न्यूरॉन से मिलकर बना है। तो हम उस बेसिक यूनिट की स्टडी करते हैं, वो चीज़ हम साइकोलॉजी के अंदर भी करते हैं और वो चीज़ हम न्यूरोलॉजी में भी करते हैं, तो ये रिलेटेड है। इन स्टडिंग ह्यूमन बिहेवियर इट्स मीनिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन अ सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट साइकोलॉजी शेयर्स इट नॉलेज विद एंथ्रोपोलॉजी। यानी कि जिसे मानव शास्त्र कहते हैं ना, मतलब जो मानव का अध्ययन करते हैं, इंसानों का अध्ययन करते हैं, समाज शास्त्र यानी कि जो सोशोलॉजी का अध्ययन कर रहे हैं, सोशल वर्कर्स है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, तो साइकोलॉजी अपनी नॉलेज को इन सभी के साथ शेयर करता है। मतलब साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा दायरा है, एक बहुत बड़ा ब्रॉड डोमेन आप कह सकते हो, वो सभी के साथ रिलेटेड है। इन स्टडिंग मेंटल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन क्रिएशन ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट। अब आप देखो, लोग ना बहुत अच्छे अच्छे नॉवेल्स लिख देते हैं, मतलब क्रिमिनल वाली नॉवेल्स लिख देते हैं और उसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं। लोग म्यूज़िक को कंपोज करते हैं, ड्रामा लिखते हैं। तो साइकोलॉजी शेयर इट्स नॉलेज विद लिटरेचर। तो साइकोलॉजी अपनी जो नॉलेज है उसको लिटरेचर के साथ भी शेयर करता है, आर्ट के साथ भी शेयर करता है और म्यूज़िक के साथ भी। यानी कि जो आर्टिस्ट है उसने कोई पेंटिंग बनाई है अगर, तो उसकी क्या साइकोलॉजी रही होगी, उसने क्या सोचा होगा जो उसने ये सब चीज़ें बनाई। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है। सो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, इस पूरा जो ये पैराग्राफ था उसको पढ़ के हम ये कह सकते हैं कि साइकोलॉजी एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है जो सारे ही सब्जेक्ट्स के साथ कनेक्टेड है। अब यहाँ लिखा है सम ऑफ द मेजर डिसिप्लिन लिंक टू द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी आर डिस्कस्ड बिलो। तो साइकोलॉजी से कौन कौन सी जो डिसिप्लिन्स है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं। तो पहला है फ़िलॉसफ़ी, और मैंने फर्स्ट क्लास में ही बता दिया था, पहली ही क्लास में बताया था कि फ़िलॉसफ़ी जो है वो उसी से ही साइकोलॉजी निकला है। क्योंकि पहले साइकोलॉजी के अंदर जो हमारी साइकोलॉजी थी उसके अंदर पहले हम आत्मा का स्टडी करते थे, सोल का स्टडी करते थे, फिर हम माइंड का स्टडी करने लगे, फिर हम कॉन्शियसनेस का स्टडी करने लगे। तो पहले कहीं ना कहीं साइकोलॉजी फिलोसफी का पार्ट हुआ करता था। सो यहाँ लिखा है अंटिल द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, जब 19th सेंचुरी का एंड हुआ, certain concerns that are now part of contemporary psychology like what is the nature of mind, आपके मन का नेचर क्या है, ह्यूमंस को कहाँ से मोटिवेशन मिलता है, हाउ डू ह्यूमंस कम टू नो देयर मोटिवेशंस, अपना मोटिवेशन के बारे में कैसे पता चल रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता। एंड इमोशंस वर द कंसर्न्स ऑफ फिलोसोफर, यानी कि जो पहले फिलोसोफर थे वो फिलोसफी के बारे में बात करते थे, ऐसे अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस की बात करते थे जो कभी सॉल्व नहीं हुए, जैसे माइंड कैसे आपका काम कर रहा है, ह्यूमंस के अंदर ये मोटिवेशन कहाँ से आता है, ये सारी चीज़ें। इन द लेटर पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी, जिसकी बात हम कर चुके हैं, कि विलियम वुंट आए थे, विल्हेम वुंट, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। इन्होंने लिप्जिग जर्मनी में एक लेबोरेटरी ओपन की थी। तो वुंट एंड अदर साइकोलॉजिस्ट अडॉप्ट एन एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, और हम ऑलरेडी जानते हैं कि विलियम वुंट कौन थे, एक्सपेरिमेंटल मतलब फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट थे। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटल अप्रोच अपनाई, लेबोरेटरी की सेटिंग में लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करे। टू दीज क्वेश्चंस एंड कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजी एमर्ज, और फिर उसके बाद एक जो मॉडर्न साइकोलॉजी है वो आज एमर्ज हुई, जिसके अंदर हम बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं, या फिर हम कहते हैं कि उनके लोगों के माइंड वगैरह को स्टडी कर रहे हैं। हालांकि विलियम वुंड की बात करें सिंपल, तो वो इंट्रोस्पेक्शन मेथड के ऊपर फोकस करते हैं, ये भी चीज़ हम देख चुके हैं। डिस्पाइट द इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी एज अ साइंस, और हम साइकोलॉजी को क्या बोलते हैं कि हम डिफाइन क्या करते हैं कि साइकोलॉजी इज़ डिफाइंड फॉर्मली एज अ साइंस, कि साइकोलॉजी और कुछ नहीं बल्कि एक साइंस भी तो है, क्योंकि उसमें हम
बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं बिहेवियर को, आपके एक्सपीरियंसेस को स्टडी कर रहे हैं, तो साइकोलॉजिक साइंस है, इट ग्रेटली ड्रॉज फ्रॉम फिलोसफी, फिलोसफी से निकला हुआ ही है, पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू मेथड्स ऑफ नोइंग एंड वेरियस डोमेन्स ऑफ नेचर, कि नेचर कैसे समझा जाएगा, हम जान कैसे पाते हैं किसी चीज़ को, ये सब कुछ हमने फ़िलॉसफ़ी से सीखा है। तो ये चीज़ें थी कि ये फ़िलॉसफ़ी से रिलेटेड सब्जेक्ट है। अब हम बात करेंगे कि जो आपका साइकोलॉजी है वो फ़िलॉसफ़ी से रिलेटेड तो है, ये भी हमें समझ आ गया कि जो साइकोलॉजी है वो बेसिकली फ़िलॉसफ़ी से ही निकला हुआ है। तो यहाँ पे मेडिसिन का क्या काम है? साइकोलॉजी आपकी मेडिसिन से भी रिलेटेड है। मेडिसिन में डॉक्टर्स हैव रियलाइज दैट द मैक्सिम हेल्दी बॉडी रिक्वायर्स अ हेल्दी माइंड, यानी कि आपकी जो बॉडी है ना, आपकी जो हेल्दी बॉडी है उसे हेल्दी माइंड की ज़रूरत है। इज़ एक्चुअली ट्रू, ये बिल्कुल सही है। अ लार्ज नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स नाउ एम्प्लॉय साइकोलॉजिस्ट, ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जो साइकोलॉजिस्ट को एम्प्लॉय करते हैं ताकि वो लोगों को समझ सकें। द रोल ऑफ साइकोलॉजिस्ट इन प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम एंगेजिंग इन हेल्थ हैजार्डियस बिहेवियर्स, मतलब कई बार होता है कि लोग ना बड़े केयरलेस होते हैं, ठीक है, और वो हेल्थ हैजार्डियस बिहेवियर में अडॉप्ट होते हैं, जैसे कि मतलब जिसके ड्रग एब्यूज़ को अपना वो बना लेते हैं, हेल्दी अनहेल्दी लाइफस्टाइल होता है उनका। तो साइकोलॉजिस्ट को एम्प्लॉय किया जाता है बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ताकि वो लोगों को समझा सके कि एक हेल्दी बॉडी के साथ साथ एक हेल्दी माइंड भी इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो वही चीज़ लिखी है, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एरियाज वेयर द टू डिसिप्लिन हैव कम टुगेदर वाइल ट्रीटिंग पेशेंट सफरिंग फ्रॉम कैंसर। अब मान लो कि कोई पेशेंट है वो कैंसर से जूझ रहा है या एड्स से जूझ रहा है, या कोई फिजिकली चैलेंज्ड इंसान है, द फिजिकली चैलेंज्ड, और handling patient in the intensive care unit and patients during post operative care, doctors have also felt the need of psychological counseling। मतलब एक बड़े से ऑपरेशन के बाद या किसी को एड्स है तो उसका मोराल थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए, उसको कैंसर है तो उसका थोड़ा सा उसका मूड ठीक करने के लिए, देखो वैसे मूड तो ठीक नहीं लेकिन लाइफ के प्रति थोड़ा सा मोटिवेशन देने के लिए साइकोलॉजिकल काउंसलिंग ज़रूरी है। अ सक्सेसफुल डॉक्टर लुक्स एट द साइकोलॉजिकल एज वेल एज फिजिकल वेलबींग ऑफ द पेशेंट। तो जो अच्छा डॉक्टर होगा ना वो पेशेंट के फिजिकल वेलबींग को तो देखेगा ही देखेगा, साइकोलॉजी को भी देखेगा कि इसके दिमाग पे ज़्यादा असर नहीं पड़ना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल रहा लेकिन वो जो इंसान था उसकी जीने की इच्छा ख़त्म हो गई, कि उसको लगा कि ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है, आगे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इंसान का दिमाग ऐसा है कि वो हर चीज़ तरीके से सोचता है, हर चीज़ सोचता है वो, मतलब ओवर थिंकिंग बहुत करता है। तो ये मेडिसिन के साथ भी रिलेटेड है कि जो डॉक्टर है अगर वो अपने पेशेंट को ट्रीट कर रहा है तो कभी कभी उसको उसके साइकोलॉजी के लिए काउंसलर के पास भी भेजे ताकि वो उसको समझ सके, उसको समझा सके। कभी कभी लोग होते हैं जो ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते तो उनको समझाने के लिए कि अगर आप ये करवा लेंगे तो आपकी आगे की ज़िंदगी अच्छी होगी, इसके लिए भी हमें साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है। तो हुआ ना कि जो साइकोलॉजी है वो आपका फ़िलॉसफी से भी रिलेटेड पार्ट है, मेडिसिन से भी रिलेटेड है। अब आता है इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशोलॉजी। ये सब्जेक्ट्स है जो हम 12th में भी पढ़ते हैं, 11th में भी पढ़ते हैं, 10th में भी पढ़ते हैं। 10th में भी हमारे पास इकोनॉमिक्स होती है, पॉलिटिकल साइंस को सिविक्स कह देते हैं हम, और सोशोलॉजी आपका 11th 12th में है ही। इसके अलावा आप इसमें बीए भी करते हो, एमए भी कर लेते हो। तो कहने का मतलब है कि ये जितनी भी डिसिप्लिन है ये भी कहीं ना कहीं साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं। ये सारे सिस्टर डिसिप्लिन हैं। एज सिस्टर सोशल साइंस डिसिप्लिन्स, दीज थ्री हैव ड्रॉन कंसिडरेबली फ्रॉम साइकोलॉजी एंड हैव एनरिच्ड इट एज वेल। यानी कि ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना ये भी कहीं ना कहीं साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं और इन्होंने साइकोलॉजी को थोड़ा सा एनरिच भी किया है। एनरिच का मतलब है कि उसमें बहुत सारी चीज़ों को ऐड भी करा है, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। साइकोलॉजी हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड अ ग्रेट डील टू द स्टडी ऑफ माइक्रो लेवल। मतलब अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो लोग कैसा सोचते हैं, लोग किन चीज़ों की डिमांड करते हैं। तो इकोनॉमिक बिहेवियर पर्टिकुलरली इन अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर, की मतलब एक कंज्यूमर जो है जो चीज़ों को खरीद रहा है उसका कैसा बिहेवियर है, कोई भी चीज़ वो खरीदना चाह रहा है तो उसमें उसका बिहेवियर कैसा है, तो कंज्यूमर बिहेवियर। सेविंग बिहेवियर, कि इंसान जो है वो कितना सेविंग करता है, कैसे डिसीजन मेक करता है। अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैव यूज डेटा ऑन कंज्यूमर सेंटिमेंट्स टू प्रिडिक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। अरे हम इवन जो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है उन्होंने क्या कुछ नहीं किया कि मतलब इसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला। हालांकि मैंने यहाँ पे जो ये 3 स्कॉलर्स हैं ना हु हैव वर्कड ऑन सच प्रॉब्लम्स हैव रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स, इनके नाम को मैंने हटा दिया क्योंकि वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि इकोनॉमिक्स में आपको इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है कि मतलब
बहुत इन्होंने इस चीज़ पे काम किया। और दूसरा जो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने डेटा कलेक्ट करके कंज्यूमर के सेंटिमेंट के ऊपर, जो कि साइकोलॉजी से ही बेस्ड है कि हम इंसान कैसा सोचते हैं, हमें कौन सी चीज़ें खरीदनी होती है, हमारी नेसेसिटीज़ क्या हैं, उससे देखकर उन्होंने ये भी प्रिडिक्ट कर लिया कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी रहेगी, इंसान जो है इस पर्टिकुलर एरिया में क्या चीज़ खरीदना पसंद करता है क्या नहीं। तो ये भी कहीं ना कहीं साइकोलॉजी से ही तो रिलेटेड है, क्योंकि साइकोलॉजी में भी हम माइंड की स्टडी करते हैं या हम बिहेवियर की स्टडी करते हैं। तो अगर हम बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं आज के टाइम में, अगर साइकोलॉजी में हम बिहेवियर की स्टडी करते हैं, तो उसमें सेविंग बिहेवियर भी आ जाता है कि लोग किस तरीके से चीज़ों को सेव करते हैं, कितना पैसा सेव करते हैं, क्या सोचते हैं। तो इसलिए साइकोलॉजी आपका इकोनॉमिक्स से भी रिलेटेड है। नाउ लाइक इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस टू ड्रॉज कंसिडरेबली फ्रॉम साइकोलॉजी। अब पॉलिटिकल साइंस भी साइकोलॉजी से रिलेटेड है या जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, particularly in understanding issues related to exercise of power, authority, nature of political conflict and their resolution and voting behavior। कि लोग क्यों पावर को लेना चाहते हैं, क्यों अथॉरिटी पे पहुंचना चाहते हैं, उनके बीच क्या पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कैसे इनको सॉल्व किया जाए, वोटिंग के बिहेवियर क्या होते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये पॉलिटिकल साइंस से भी रिलेटेड है। और सोशोलॉजी तो आपको पता ही है, समाज के बारे में। तो एक साइकोलॉजी के अंदर क्या करते हैं, हम ह्यूमन के बारे में स्टडी करते हैं, एक इंसान क्या चाहता है, कैसा बिहेव करता है, एक पर्टिकुलर एक सिचुएशन में कैसे बिहेव करता है। तो समाज के अंदर भी ये चीज़ आ जाती है, क्योंकि हम लोग समाज का हिस्सा तो है ही। तो सोशोलॉजी इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू या ऑल्सो कनेक्टेड टू साइकोलॉजी। तो यहाँ लिखा है सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी कम टुगेदर, ये एक साथ आते हैं हमेशा, टू एक्सप्लेन एंड अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन डिफरेंट सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। आपके ऊपर डिपेंड करता है, लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा बिहेव करेंगे, और कहीं ना कहीं उनके बिहेवियर पर उनके समाज का भी इन्फ्लुएंस होता है और उनके कल्चर का भी इन्फ्लुएंस होता है। इश्यूज़ रिलेटेड टू सोशलाइजेशन, बच्चों का सोशलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, इंसानों का सोशलाइजेशन ज़रूरी है, ग्रुप कलेक्टिव बिहेवियर, ये सब कुछ हम सोशोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, जो कहीं ना कहीं जो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी का भी पार्ट है। अब आता है म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें लगता है कि म्यूज़िक से क्या ही हो सकता है, हमें लगता है कि साइकोलॉजी के अंदर म्यूज़िक का क्या रोल है। साइकोलॉजी का तो मतलब है कि जिसके अंदर हम लोग बस उसको स्टडी करते हैं, आपके बिहेवियर को स्टडी करते हैं। बट बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये बताया कि एक म्यूज़िक थेरेपी नाम की भी चीज़ होती है। और म्यूज़िक थेरेपी का मतलब होता है कि जो लोग बड़ा परेशान हैं या अनप्रोडक्टिव से हैं, काम नहीं करना चाहते, हो सकता है म्यूज़िक से कुछ असर पड़े, म्यूज़िक से उन्हें कुछ मोटिवेशन पड़े। तो जैसे जिम में ऐसे गाने क्यों चलाए जाते हैं, लाइक सुल्तान मूवी के गाने हो गए, या फिर आपका कोई भी मतलब ऐसा सॉन्ग हो गया जिसमें आपको थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए। तो ऐसा क्यों होता है, या स्पोर्ट्स जब खिलाते हैं तो बच्चे जो होते हैं वो ऐसे सॉन्ग्स, ऐसी मूवीज़ क्यों देखते हैं, इसीलिए क्योंकि ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करती है, आपको इन्हांस करती है आपकी परफॉर्मेंस को। तो म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स का मतलब है म्यूज़िक एंड साइकोलॉजी हैव कन्वर्ज्ड इन मैनी एरियाज़, ये बहुत सारे एरियाज़ में कन्वर्ज होते दिखाई देते हैं। साइंटिस्ट हैव मेड यूज़ ऑफ म्यूज़िक इन रेजिंग वर्क परफॉर्मेंस, कि यानी कि अगर आपको अपनी वर्क की परफॉर्मेंस, आप जो परफॉर्म कर रहे हो काम, कोई भी आप काम कर रहे हो, तो उसमें आपकी परफॉर्मेंस को रेस करने के लिए म्यूज़िक भी ज़रूरी है, या म्यूज़िक अच्छा रोल प्ले कर सकता है। म्यूज़िक एंड इमोशंस इज़ अनदर एरिया इन विच अ नंबर ऑफ स्टडीज़ हैव बीन कैरिड आउट। अब एक बहुत चीज़ बड़ी फेमस है ना, मतलब फेमस इन द सेंस कि एक चीज़, एक मीम टाइप है जो बहुत चलता है कि रोना है तो आप अरिजीत के गाने सुन लीजिए। तो कहने का मतलब है कि ये एक तरीके से आपके म्यूज़िक और इमोशन भी आपके साथ जुड़ा होता है। यानी कि अगर आप रोना नहीं चाहते लेकिन कुछ ऐसा म्यूज़िक आ जाए तो आप रो देंगे। तो म्यूज़िक एंड इमोशन रिलेटेड है एक तरीके से। सो म्यूज़िक एंड इमोशन एक दूसरा और तरीका है, एक एरिया है इन विच अ नंबर ऑफ स्टडीज़ हैव बिन कैरिड आउट, जिसमें बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं। म्यूजिशियंस इन इंडिया हैव रिसेंटली स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग विद व्हाट दे कॉल म्यूज़िक थेरेपी। तो आज जो हमारे म्यूजिशियन है उन्होंने म्यूज़िक थेरेपी शुरू किया है, कि डिफरेंट डिफरेंट जो राग्स हैं वो गाकर भी फिज़िकल एलिमेंट्स को, जो लोगों की परेशानी है उसको ठीक किया जा सकता है। सो इसको हम म्यूज़िक थेरेपी कहते हैं। इन दिस दे यूज़ डिफरेंट राग, ये अलग अलग राग्स जो होते हैं वो अपनाते हैं फॉर क्योरिंग सर्टन फिजिकल एलिमेंट, ताकि कुछ मतलब ऐसा सबके लिए तो नहीं होता, बट कुछ फिजिकल एलिमेंट जो हैं, जो बीमारियां हैं वो ठीक हो जाती हैं। या अगर आपको कोई दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या आप हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, तो आप अच्छे गाने सुनेंगे अगर, या फिर अपने आप को थोड़ा समय देंगे, तो हो सकता है कि म्यूज़िक से भी आपको बहुत लाइट फील हो। द एफिकेसी ऑफ म्यूज़िक थेरेपी स्टिल रिमेन्स टू बी प्रूवन, लेकिन अभी भी ये म्यूज़िक थेरेपी जो है, इसकी एफिशिएंसी या एफिकेसी जो है वो हमें अभी भी जांचनी है, अभी ये प्रूव नहीं हुआ है। लेकिन
स्टडीज़ चल रही हैं लगातार, और म्यूज़िक थेरेपी करके एक थेरेपी भी आ चुकी है कि म्यूज़िक से भी लोगों का मूड जो है वो लाइट हो सकता है, अच्छा हो सकता है। तो कभी भी आप अगर स्ट्रेस फील करें तो आप थोड़ा बहुत म्यूज़िक सुन सकते हैं। ऐसे मतलब जैसे चटक भटक गाने नहीं, पर हाँ क्लासिकल म्यूज़िक जो हैं या फिर जो अच्छे संगीत हैं धुन वाले, वो सुन सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं आपका जो साइकोलॉजी है इट इज़ रिलेटेड टू फिलोसफी, फिलोसफी से रिलेटेड है, मेडिसिन से रिलेटेड है, म्यूज़िक से रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स, जिसमें हम ये देखते हैं कि इंसान जो है वो कैसे सेविंग करता है, क्यों सेव कर रहा है, क्या खरीद रहा है, बेसिक नेसेसिटीज़ क्या हैं। पॉलिटिकल साइंस एंड सोशोलॉजी के साथ भी साइकोलॉजी रिलेटेड है। अब आता है आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, और सुनने में बड़ा अटपटा लगता है कि आर्किटेक्चर इसका मतलब तो होता है घर बनाने या फिर कोई चीज़ बनाने से रिलेटेड है, और इंजीनियरिंग इसमें आपका साइकोलॉजी कहाँ से आ सकता है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग में भी साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है, और कंप्यूटर साइंस में तो है ही। जैसे कि हम जो ये डिफरेंट डिफरेंट एआई बना रहे हैं, ये कैसे बना रहे हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह, ये ह्यूमन के माइंड की स्टडी करके ही तो बना रहे हैं ना। तो इसलिए साइकोलॉजी के अंदर ये सभी चीज़ें रिलेटेड हैं, मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से जुड़ी हुई चीज़ है। सो आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग के अंदर क्या है कि एक बार को देखने से, एट फर्स्ट ग्लांस एक बार को देखने से हमें लगता है द रिलेशनशिप बिटवीन साइकोलॉजी एंड आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग वुड अपीयर इम्प्रोबेबल। ये हमें इम्प्रोबेबल सा लगता है। इम्प्रोबेबल का मतलब है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि साइकोलॉजी, मतलब इट्स नॉट लाइकली टू बी ट्रू। मतलब कोई चीज़ आपको दिखने में सही ना लगे, जैसे साइकोलॉजी का एंड आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग का क्या मतलब है, ये कैसे कनेक्टेड हो सकते हैं। बट सच इज़ एक्चुअली नॉट द केस, लेकिन ऐसा नहीं है। आस्क एनी आर्किटेक्ट, आप किसी भी आर्किटेक्ट से पूछिए, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, कोई भी हो आर्किटेक्ट, ही शी मस्ट सेटिस्फाई हिज हर क्लाइंट्स बाय प्रोवाइडिंग मेंटल एंड फिजिकल स्पेस थ्रू हर डिज़ाइन एंड सेटिस्फाई एस्थेटिकली। यानी कि आप किसी भी आर्किटेक्चर से पूछिए, जो भी आर्किटेक्ट है आप उससे पूछिए कि आप क्या चाहते हैं, कि मतलब आप किस तरीके से देना चाहते हैं चीज़ों को बना करके। तो वो कहेंगे कि हम इस तरीके से चीज़ों को बनाना चाहते हैं कि हम सेटिस्फाई कर सके अपने क्लाइंट्स की जो भी डिमांड्स हैं, उनको मेंटल या फिजिकल स्पेस दे सके अपने डिज़ाइन से, यानी कि अपने डिज़ाइन से उनका उनको खुश कर सके, मतलब अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई कर सके, सेटिस्फाई एस्थेटिकली, ताकि उस क्लाइंट को अच्छा फील हो अपना घर देख के या जो भी उसने चीज़ें बनाई हैं उसको देखकर। इंजीनियरिंग engineers must also take into account human habits in their plans for safety। जैसे जब भी आप ब्रिज बना रहे हैं, स्ट्रीट्स बना रहे हैं, हाईवेज को बिल्ड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको सेफ्टी को भी ध्यान में रखना है। तो ये भी साइकोलॉजी से रिलेटेड है, क्योंकि साइकोलॉजी के अंदर हम एक इंसान के बारे में सोचते हैं ना, तो वही चीज़ है कि आपको सारी सेफ्टी को प्लान करके कोई चीज़ बनानी है। साइकोलॉजिकल नॉलेज हेल्प्स इन अ बिग वे इन डिज़ाइनिंग ऑफ ऑल मैकेनिकल डिवाइसेस एंड डिस्प्ले। अगर आप कोई भी डिवाइस बना रहे हैं, कोई भी चीज़ बना रहे हैं, तो आप इस तरीके से बनाइए कि सामने वाला इंसान इसे किस तरीके से यूज़ करेगा। To sum up, psychology is located at the intersection of many fields of knowledge pertaining to human functioning। So यहाँ पर ये चीज़ सम अप कर दिया है, हालांकि टॉपिक और भी है, एक दो और टॉपिक हैं। कंप्यूटर साइंस से भी रिलेटेड है साइकोलॉजी, तीन और है, सॉरी, क्रिमिनोलॉजी या लॉ से भी रिलेटेड है, मास कम्युनिकेशन। सो साइकोलॉजी का जो रोल है वो इन सभी टॉपिक्स में है, इन सभी सब्जेक्ट्स या इन सभी चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग में साइकोलॉजी को हम जोड़ नहीं सकते, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। अब आता है कंप्यूटर साइंस। अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें, तो जैसे कि मैंने बताया कि आज मशीन्स इस तरीके से बनाई जा रही हैं, मशीन्स को हम इस तरीके से बना रहे हैं आज के, मतलब कि वो ज़्यादा इंटेलिजेंट बना रहे हैं हम, और वो फील कर सके हम ऐसी भी बना रहे हैं। तो यहाँ पर समझने के लिए, आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग में समझने के लिए हमारे पास है सेटिस्फाई एस्थेटिकली, यानी कि अपने जो क्लाइंट्स हैं उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए ये लोग काम करते हैं। अब कंप्यूटर साइंस का पढ़ते हैं। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग द एफर्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस हैज़ बीन इन मिमिकिंग द ह्यूमन माइंड। यानी कि जो कंप्यूटर साइंस है वो कहीं ना कहीं ह्यूमन माइंड को मिमिक कर रहा है, ताकि वो तरह तरह के डिज़ाइंस जो हैं, तरह तरह के जो चीज़ें हैं वो बना सके, तरह तरह के जिनको मशीन्स हैं वो बना सके, और वो मशीन्स जो सेंस करें एंड फील भी करें, विच कैन सेंस एंड फील। वन कैन सी इट इन टर्म्स ऑफ हाउ अ कंप्यूटर इज स्ट्रक्चर्ड, इट्स मेमोरी ऑर्गेनाइज, कि कैसे उसकी मेमोरी ऑर्गेनाइज होती, कैसे स्ट्रक्चर में बना हुआ है, सिक्वेंशियल एंड सैमल्टेनियस रीड पैरेलल प्रोसेसिंग और इंफॉर्मेशन की सारे काम साइमल्टेनियसली कर रहा है। कंप्यूटर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स आर सीकिंग टू मेक कंप्यूटर्स नॉट ओनली मोर एंड मोर इंटेलिजेंट। वो कंप्यूटर को ज़्यादा से ज़्यादा इंटेलिजेंट ही नहीं बनाना चाहते, बल्कि मशीन्स भी बनाना चाहते हैं जो सेंस कर सकें, फील कर सकें, दैट इज़ AI।
Developments in both these disciplines have brought about significant advancement in the field of cognitive sciences. तो इन सब चीज़ों में अगर बढ़ोतरी होगी तो कॉग्निटिव साइंस में भी बढ़ोतरी होगी। तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी आपका आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस से भी रिलेटेड है। अब आता है लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी। दिस पर्टिकुलर थिंग इज रिलेटेड टू अ स्किल्ड लॉयर। यहाँ पे लिखा है जैसे अ स्किल्ड लॉयर एंड अ क्रिमिनोलॉजिस्ट रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी इन आंसरिंग सच क्वेश्चन एज हाउ वेल अ विटनेस रिमेंबर एन एक्सीडेंट। जैसे मान लीजिए कि लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी के अंदर ये है कि एक जो इंसान है वो किस तरीके से एक्सीडेंट्स को याद रखता है। जो भी स्ट्रीट फाइट है, मर्डर है कोई, तो कैसे याद रख पाता है, मतलब वो उस इंसिडेंट को कैसे याद रख पाता है। हाउ वेल ही शी रिपोर्ट सच फैक्ट्स व्हेन टेकिंग द विटनेस स्टैंड इन द कोर्ट। अगर यदि आप कोर्ट में खड़े हैं तो आप किस तरीके से रिपोर्ट दे रहे हैं, किस तरीके से आप फैक्ट्स को प्रेजेंट कर रहे हैं। वट फैक्टर इन्फ्लुएंस द डिसीजन विच इज टेकन बाय द जूरी। जूरी ने ऐसा डिसीजन ही क्यों लिया। वट आर द डिपेंडेबल साइंस ऑफ गिल्ट एंड फॉल्सहुड। आपने उसको गिल्टी क्यों कहा, वो गिल्टी के साइंस क्या क्या थे। तो मतलब साइकोलॉजी आपका क्रिमिनोलॉजी और लॉ से भी जुड़ा हुआ है। वट फैक्टर्स, अब यहाँ पे लिखा है वट फैक्टर्स आर हेल्ड इंपॉर्टेंट इन होल्डिंग अ कल्प्रिट रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज और हर एक्शन। अगर मान लो किसी कोई कल्प्रिट है, उसने कुछ गलत काम किया है, तो उसने क्यों किया है, क्यों, उसको कौन से फैक्टर्स हैं जो कहते हैं कि वो एक कल्प्रिट है। वट डिग्री ऑफ पनिशमेंट इज कंसीडर जस्ट फॉर अ क्रिमिनल एक्ट। अगर उसने कोई क्रिमिनल एक्ट किया है तो क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए। साइकोलॉजिस्ट सीक टू आंसर दीज क्वेश्चंस। करंटली अ नंबर ऑफ साइकोलॉजिस्ट आर इन्वॉल्व इन रिसर्च ऑन सच इशूज़। तो हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो इन इश्यूज़ पे काम कर रहे हैं, इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर सीख करने की कोशिश करते हैं। द आंसर टू विच वुड हेल्प द लीगल सिस्टम ऑफ द कंट्री इन फ्यूचर। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो जिनके आंसर अगर हमें मिल जाएं तो हम आगे अपने लीगल सिस्टम में इसको हेल्प कर सकते हैं, अपनी कंट्री को हेल्प कर सकते हैं। अब आता है लास्ट, दैट इज़ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन का मतलब होता है मासेस के साथ डील करना। मासेस यानी कि हमारे जो लोग हैं उनके साथ कम्युनिकेट करना। तो एक आता है प्रिंट मीडिया जिसमें मैगजीन्स आती है, न्यूज़पेपर्स आते हैं। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसमें ऑडियो विजुअल दोनों आ सकते हैं, कभी ऑडियो भी हो सकता है। ऑडियो में जैसे आपके पास आ गया रेडियो वगैरह, ऑडियो विजुअल में आपके पास टीवी आ गया, अब तो इंटरनेट फैसिलिटीज़ भी हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया हैव एंटर्ड इन आवर लाइफ इन अ वेरी बिग वे। तो ये हमारी लाइफ में एंटर्ड कर गई हैं। हम हमेशा खबरों से फ्लडेड होते हैं, कभी ये खबर फिर ये खबर। दे हैव अ मेजर इन्फ्लुएंस और आर थिंकिंग। इन सब का हमारे थिंकिंग पे, हमारे एटीट्यूड पे, हमारे इमोशंस पे फ़र्क पड़ता है। इफ़ दे हैव ब्रॉट अस क्लोज टुगेदर, अगर ये हमें पास लेकर आए हैं। दे हैव ऑल्सो रिड्यूस कल्चरल डाइवर्सिटीज़, लेकिन उन्होंने कल्चरल डाइवर्सिटी को रिड्यूस कर दिया। आज हम मोस्टली ना किसकी तरफ जा रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन की अगर हम बात करें तो ग्लोबलाइजेशन का भी तो यही डिबेट है कि आज हम अपने कल्चरल आइडेंटिटी या डाइवर्सिटी को रिड्यूस करते जा रहे हैं। मतलब हम एक ही कल्चर, एक ही जैसी संस्कृति के होते जा रहे हैं, जैसे कि वेस्टर्नाइजेशन हम फॉलो करते जा रहे हैं। द इम्पैक्ट ऑन मीडिया ऑन द फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड्स ऑफ चिल्ड्रन। मतलब मीडिया जो होता है वो कहीं ना कहीं चिल्ड्रंस के एटीट्यूड को भी फॉर्म करता है। एंड देयर बिहेवियर इज़ अ डोमेन वेयर बोथ दिस डिसिप्लिन केम टुगेदर। तो कम टुगेदर मतलब ये सारे डिसिप्लिन एक साथ आते हैं। साइकोलॉजी ऑल्सो हेल्प्स इन डेवलपिंग स्ट्रैटेजीज फॉर बेटर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। साइकोलॉजी हेल्प करता है अलग अलग स्ट्रैटेजीज बनाने में कि किस तरीके से एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सकता है। अ जर्नलिस्ट इन रिपोर्टिंग न्यूज़ मस्ट नो द रीडर्स इंटरेस्ट इन द स्टोरी। कि मतलब जर्नलिस्ट को पता होना चाहिए कि जिस न्यूज़ को वो रिपोर्ट कर रहा है क्या वो लोगों के इंटरेस्ट की है भी या नहीं है। सिंस मोस्ट स्टोरीज डील विद ह्यूमन इवेंट्स, नॉलेज ऑफ देयर मोटिव्स एंड इमोशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्योंकि आज जितनी भी स्टोरीज़ हैं वो ह्यूमन इवेंट से डील करती हैं, सो मोटिव्स क्या हैं, इमोशन क्या है, वो इम्पॉर्टेंट है। अ स्टोरी विल have more impact if it is based on a background of psychological knowledge and insight. So basically मास कम्युनिकेशन का ये है कि जो मीडिया है उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। और जब हम बच्चे के सोशलाइजेशन की बात करेंगे तो उसमें मीडिया का भी रोल आता है, फैमिली का भी रोल आता है, तो उसको भी समझेंगे। तो आज हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं। आज हमने ये पढ़ा कि साइकोलॉजी बाकी अदर डिसिप्लिन्स के साथ रिलेटेड है, उसका फिलोसफी के साथ भी रिलेशन है, मेडिसिन के साथ भी रिलेशन है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी के साथ भी रिलेशन है, और म्यूज़िक के साथ भी रिलेशन है, फाइन आर्ट्स एंड म्यूज़िक के साथ रिलेशन है। उसके बाद आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी, साथ में मास कम्युनिकेशन के साथ भी रिलेशनशिप। सो लर्नर्स, अगर आपको लेसन अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको एक लाइक दीजिए, साथ में आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, सो दैट आपको ऐसी ही वीडियोस जो है वो लगातार मिलती रहे। कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू सो मच। और अच्छे से नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़िए।